नमस्कार। SYBA हिंदी स्पेशल सेमेस्टर 4 में काव्यशास्त्र इस विषय में स्पेशल के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। इस के पूर्व हम लोगों ने 2 इकाई देखी। अब तीसरी इकाई जो है वो है छंद। छंद काव्य में छंद का स्थान और निम्नलिखित छंदों का साधारण परिचय। छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णित छंद। इस विधा के इस प्रकरण के अंतर्गत हमें आदि बातों का अध्ययन करना है। इसमें हमें छंद यानी क्या, ये सबसे पहले समझ लेना पड़ेगा। छंद की जो परिभाषा जो है वो छंद की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था और गणना होती है तथा संगीत संबंधी लय गति की योजना रहती है, उसे छंद कहते हैं। छंद का अर्थ होता है बंधन। कविता और छंद का घनिष्ठ संबंध रहा है, तो ये छंद का अर्थ हम लोगों ने देखा कि नियम होते हैं। छंद का अर्थ बंधन, नियम और कविता और छंद का सदैव संबंध रहा है। काव्य में छंद का स्थान या महत्व जो है इसके बारे में हम देखते हैं कि कविता तथा छंद से अभिन्न संबंध है। छंदों का आधार संगीत होने के कारण आदिकालीन काव्य पद्य ही था। आजकल भी इसका महत्व निर्विवाद है। इसके बिना मतलब छंद के बिना कविता का वास्तविक रूप स्पष्ट नहीं होता है। यद्यपि अब स्वच्छंद छंदों की भी परंपरा पड़ गई है, उसका रूप भी छंदबद्ध ही है। उसे अनिश्चित छंद कह सकते हैं, क्योंकि लय और पाठ्य सौंदर्य का उसमें कभी भी ध्यान रखा जाता है, उसमें भी ध्यान रखा जाता है। छंदों से ही कविता में संगीतात्मकता आती है और संगीत से समाविष्ट काव्य मतलब संगीत सहित काव्य मधुर और मनोहारी होकर अद्भुत आनंद देता है या अद्भुत आनंद तक पहुंचाता है। छंद भी अपने नियंत्रण में राग और स्पंदन, कंपन तथा वेग प्रदान कर निर्जीव शब्दों में भी सौंदर्य भर देते हैं। एक श्रेष्ठ कविता छंदबद्ध होती है। कविता में छंद है अनिवार्य है या नहीं, इस विषय में पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार की सबल मान्यताएं रही है। कई लोग कहते हैं कि कविता में छंद रहे तो भी चलता है, नहीं रहे तो भी चलता है। हाँ, हमारा प्राचीन समस्त काव्य छंदबद्ध ही है या छंदोमय है। निराला मुक्त छंद के समर्थक थे। छंदहीन कविता यानी तो नीरस गद्य मात्र ही होती, अथवा मात्र वाणी का बांझपन ही उसे कहा जाएगा। कविता तथा छंद के बीच घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है। छंद के कारण काव्य में शक्ति बढ़ जाती है और इसलिए गद्य की तुलना में पद्य अधिक प्रभावशाली होता है। तो ये था छंद की परिभाषा, छंद का स्वरूप। और छंद ये जो होता है कि छंद में अनेक प्रकार के छंद आते हैं। वैसे देखा जाए तो छंद के 2 प्रकार होते हैं।
छंदों के दो प्रकार होते हैं, एक मात्रिक छंद और दूसरा जो है ये वार्णिक छंद। तो मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रिक छंद यानी जिन छंदों में मात्राओं की संख्या और नियमों का ध्यान रखा जाता है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। मतलब जिन छंदों में मात्राओं की संख्या और नियमों का ध्यान रखा जाता है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद ये जो है, वर्णिक छंद जहाँ छंदों में वर्ण की संख्या और उनके रूप का ध्यान रखा जाता है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। तो फिर देखते हैं कि वर्ण यानी क्या? फिर अक्षर। सामान्य रूप से वर्ण एक अखंड ध्वनि का नाम है और अक्षर उसे कहते हैं जो झटके में बोला जाए, उसे अक्षर कहते हैं। यति जो है, यति का अर्थ है विराम होता है, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ पढ़ते समय रुका जाता है उसे यति कहते हैं। यति ये जो होती है उसे यति कहते हैं। और मात्रा, फिर मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा यानी क्या? किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं, यानी इकाई यानी यूनिट। उदाहरणार्थ अ और आ के उच्चारण में भेद है। अ के उच्चारण में समय कम लगता है और आ के उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है। इसलिए अ जो है, अ की एक मात्रा और आ की दो मात्राएं होती है, जिसे ह्रस्व और दीर्घ कहा जाता है। अर्थात ह्रस्व के लिए एक मात्रा, दीर्घ के लिए दो मात्रा, दीर्घ के लिए दो मात्रा और ह्रस्व के लिए खड़ीपाई का चिन्ह है और दीर्घ के लिए इंग्लिश के एस का चिन्ह लगाया जाता है। ह्रस्व की एक मात्रा होती है और दीर्घ की दो मात्रा होती है। तीसरा प्रकार भी आता है, ये ह्रस्व को लघु गुरु के रूप में कहा जाता है। मतलब ह्रस्व जो होता है लघु होता है और गुरु जो होता है वो दीर्घ होता है। लघु गुरु मतलब उसे गुरु कहा जाता है। अनुस्वार कभी कभी क्या होता है, परिस्थिति भेद से कभी कभी गुरु लघु जो होता है वो गुरु बन जाता है। मतलब जो एक है उसे दो मात्रा में गिना जाता है परिस्थिति के अनुसार। और कभी कभी ह्रस्व भी दीर्घ करके बोला और गिना जाता है। इसके बाद में जो आता है जिसे हम कहते हैं हाँ, और एक मात्रा का तीसरा प्रकार भी है जिसे क्लुप्त कहा जाता है और ये दूर को किसी से संबोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग जो है बहुत कम होता है। तीसरी मतलब उसकी तीन मात्रा गिनी जाती है और उसके लिए इंग्लिश का डबल एस आगे डैश डैश और एस ये नाटकीय भाषा में आप लोगों को दिखाई देगा। तो गण क्या है? गण किसे कहते हैं? गण विचार जिसे कहा जाता है। गण का अर्थ होता है समूह या टोली। छंदों की लय के लिए वार्णिक छंदों में प्रत्येक वर्ग में लघु गुरु का विधान दिया गया है या दिया है और इसमें सुगमता के लिए गणबद्ध कर दिया जाता है। गण तीन अक्षरों की एक इकाई को या यूनिट को गण कहते हैं। प्रत्येक गण में लघु गुरु का स्थान जो होता है वो निश्चित होता है और उन्हीं से ही छंदों का निर्माण होता है। गण ये जो होते हैं 8 प्रकार के गण माने जाते हैं और उनका लघु गुरु का उदाहरण यहाँ दिया जाता है। 8 गण जो है, पहला गण जो है उसे यगन कहा जाता है। आदि इसका जो है लघु है और अन्य जो है इसके गुरु है, मतलब खड़ीपाई और डबल एस। मगन ये जो है, मगन
सभी गुरु है और इसका चिन्ह है एस एस एस। तगन अंत जो है इसका लघु है और प्रारंभ जो है इसका गुरु है। रगन मध्य इसका लघु है और प्रारंभ और अंत इसका गुरु गुरु होता है। जगन जो है, जगन मध्य इसका गुरु होता है और अंत और प्रारंभ इसका मध्य उसका लघु, गुरु गुरु रगन का, और मध्य इसका गुरु और अंत प्रारंभ और अंत इसका लघु लघु होता है। भगनीय जो है, भगनीय जो आदि इसका जो है, इसका प्रारंभ जो होता है गुरु होता है और अंत जो होता है लघु होता है। नगन जो होता है सभी इसके लघु होते हैं। सगन जो है, सगन अंत इसका गुरु होता है और प्रारंभ इसका लघु होता है। तो ये इस तरह से ये तगन, चगन, जगन ये जो है इस प्रकार से ये छंद जो है, छंद के बारे में कहा जा सकता है। छंद मतलब ये पद्य का सबसे महत्वपूर्ण ये प्रकरण है। और अगली तासिका में हम देखेंगे कि यहाँ मात्रिक छंद, वर्णिक छंद किसे कहा जाता है। तो यहाँ हम केवल प्राथमिक तौर पर हमने छंदों की परिभाषा, छंद के प्रकार और काव्य में छंद का स्थान, ये जो है इन बातों की ओर हम लोगों ने ध्यान दिया हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो ये हाई स्कूल या जूनियर कॉलेज में भी ये पढ़ाया जाता है और वहाँ लघु के लिए खड़ी पाई की रेखा बताई जाती है और गुरु के लिए यू जो है हमारा इंग्लिश का ये लिखा जाता है, ये उसके चिन्ह है। ह्रस्व दीर्घ वही भी है। और ये जो है छंद, ये जो है काव्य और छंद का एकदम घनिष्ठ संबंध है। यहाँ काव्य का और छंद का एकदम घनिष्ठ संबंध है। इसलिए प्राचीन काल में जब भी कहीं काव्य लिखा गया वो पहले पद्य ही था और पहले लिखने की पद्धति नहीं थी। इसे रट कर या सुनकर काव्य याद किया जाता था। जैसे जैसे लेखन कला में विकास होते गया तो फिर ये साहित्य और भी गहरा होता गया। और छंद ये जो है आप लोगों ने देखा होगा कि लघु गुरु ये जो है ये अक्सर संगीत शास्त्र का ये विषय है। और संगीत शास्त्र में इसे आप लोगों को मालूम है, इनका जो डायरेक्टर होता है, ये डायरेक्टर हाथ ऊपर नीचे करते जाता है और फिर उस संगीत कला जो है, मतलब उनके जो साथी जो है वो समझते हैं कि कौन सा लघु, कौन सा स्वर ऊंचा होना चाहिए, कौन सा स्वर नीचा होना चाहिए, आदि बातों का जिक्र इस छंद में होता है। छंद ये जो होता है, कभी कभी बिना छंद की भी कविताएं होती है। निराला जो थे, निराला ने छंद मुक्त कविता में लिखा। कई लोगों ने इसके पक्ष में बात की है, कई लोगों ने विपक्ष में बात की हुई है। आदि बातों का जिक्र यहाँ दिया जाता है। कई लोगों ने छंदों को अनिवार्य माना हुआ है। विद्वानों में काव्य और छंद के परस्पर संबंधों को लेकर पर्याप्त वाद विवाद होता रहा है। इनमें एक वर्ग का मत है कि काव्य में छंद की अनिवार्यता नहीं होती है, मतलब काव्य में छंद होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा कई लोगों ने कहा हुआ है। तो दूसरा वर्ग काव्य में छंदों को अनिवार्य मानता है, कंपलसरी मानता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार छंद कविता के अनिवार्य अंग होते हैं
तो दूसरे विद्वानों ने कहा हुआ है कि उनके मतानुसार छंद के अभाव में उत्कृष्ट काव्य का निर्धारण संभव होता है। मतलब बिना छंद के भी कविता लिखी जा सकती है, काव्य लिखा जा सकता है। ये उन्होंने कहा हुआ निर्धारण संभव है। काव्य में भावों के आरोह अवरोह के लिए, तीव्र अनुभूति के लिए, पाठक तक पहुंचाने के लिए छंद तथा लयात्मकता निश्चित रूप से आवश्यक होती है। छंद और लय मनुष्य मन को सहज रूप से मंत्रमुग्ध कर देता है, इसलिए छंदबद्ध कविता को बार बार पढ़ने का मन करता है और वो पढ़ी जाती है। इस रूप में पाठक तथा कवि दोनों का छंद से संबंध होता है। बिना छंद की तो कविता नहीं हो सकती है, ऐसा भी कई विद्वानों ने कहा हुआ। मनुष्य स्वभाव से ही व्यवस्था तथा तुलना की ओर आकृष्ट रहता है। मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है कि वो व्यवस्था की ओर और संतुलन की ओर आकृष्ट रहता है। इसी बात को कविता में छंद बांधे रखता है। इसलिए काव्य में व्यवस्था के लिए छंदों की उपयोगिता आवश्यक है। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि छंदों में भावों की अभिव्यक्ति तथा संप्रेषण की अभूतपूर्व क्षमता होती है। और क्या होता है कि काव्य में अभूतपूर्व क्षमता होती है। अतः कहा जाता है कि विशेष भावों की अभिव्यक्ति करने में छंदों की आवश्यकता होती है। अपने आप में सिद्ध है। छंदों के कारण साधारण से साधारण बात भी कर्ण मधुर लगती है। छंदों के कारण कविता में नए नए अर्थबोध देने की क्षमता आती है। साधारण भाव भी रुचकर लगने लगते हैं। इसलिए काव्य में छंदों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये बहुत सारे सभी लोगों ने उसे स्वीकार किया हुआ है कि बिना छंद की कभी कविता नहीं हो सकती है। कविता में छंद का होना बहुत आवश्यक माना है और आवश्यक होता है। इसलिए हम ये तासिका का व्याख्यान जो है यहाँ पर उन्हें प्रस्ताव देते हैं और अगली तासिका को मिलने का प्रयास करते हैं। तब हम देखेंगे कि छंदों का उदाहरण, प्रत्येक मात्रिक छंद के उदाहरण, उसकी जानकारी हम हासिल करेंगे। उसमें है दोहा है, चौपाई है, सरोथा है। ये 4-5 प्रकार के छंद हैं और तब कहीं जाकर हम मात्रिक छंद के बाद में हम देखेंगे वर्णिक छंद। और वर्णिक छंद में भी इंद्रवजा है, शुक्रुनी है, भुजंगयात है। इस तरह से ये छंद के उदाहरण सहित उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये छंद सबसे इम्पोर्टेंट या आईएमपी जिसे हम कहेंगे, आईएमपी ये यूनिट है, तो प्रकरण है, अति महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसके ऊपर सवाल आते ही है। इसलिए इसे अभी से विद्यार्थियों को विशेष सूचना है कि इसे आप इस पूरे प्रकरण को कंठस्थ कर लीजिए और कंठस्थ करने के बाद में इस पर सवाल आता ही है। हो सकता है एमसीक्यू में भी इस प्रकरण पर सवाल पूछे जाएंगे। तो हम छंद की जानकारी को यहाँ तक ही सीमित रखते हैं और आगे जो छंद, काव्य में छंद के उदाहरण जो है, प्रत्येक छंद की जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं और अगली तासिका को मिलते हैं।